नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो आज हम लोग यहाँ पर टोटल लगभग 60-70 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके जीएस का, जो कि आप लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सेट से संबंधित है। आज जो सेट लिए हैं इसमें थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन और क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए एग्जाम और व्यू से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से कवर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को अच्छी तरीके से जीके कवर हो जाएगा, खास करके बिहार एसएससी एग्जाम के लिए। अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन आप लोग को जैसे कि हो गया, जिसमें भी आप लोग को जीके जीएस पूछा जाता है जिस भी एग्जाम में, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये सभी जीके जीएस, लेकिन खास करके बिहार एसएससी के लिए ये जीके जीएस आपको हेल्प करेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द की निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है। तो इनमें से कौन सा न्याय जो है वो हमारे प्रस्तावना में, जिसको हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं, उसका जिक्र नहीं है। कौन से न्याय का जिक्र नहीं है बताना। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा, एक तो सामाजिक हो गया, कानूनी हो गया, राजनीतिक और आर्थिक न्याय हो गया। तो आप लोग को बता दूं दोस्तों कि हमारे प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में टोटल 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, जो कि हमारा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का वर्णन है। ये तीनों न्याय आप लोग को पूछा जा सकता है कि जो हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है ये किस देश के संविधान से लिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा ये लिया गया है रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा रूस के संविधान से हमारा ये तीनों न्याय लिया गया है, और यही तीनों न्याय का जिक्र जो है हमारे प्रस्तावना में है, मतलब संविधान के प्रस्तावना में है। तो यहाँ पर हमारा जो कथन है ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा ऑप्शन है ये कानूनी न्याय, ये गलत दिया गया है। ये हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पूछा जा रहा था क्योंकि किसका उल्लेख नहीं है, तो कानूनी न्याय का उल्लेख जो हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग, संविधान का जो हमारा उद्देशिका है उसमें कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये तीनों न्याय का वर्णन है। और ये कहाँ से लिया गया? तो आप लोग याद रखिएगा ये लिया गया है रूस के संविधान से। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। तो आप लोग को पता है कि भारतीय संविधान में जो एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल, ये दोनों क्या करते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो उसमें से आप लोग को बता दूं कि जो राष्ट्रपति रिट जारी करते हैं वो आर्टिकल 32 के तहत, याद रखें आप लोग, राष्ट्रपति जो रिट जारी करेंगे वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करेंगे। और कितने प्रकार के रिट जारी करेंगे? तो 5 प्रकार के रिट जारी करेंगे। और जो राज्यपाल हमारा है वो 226, मतलब आर्टिकल 226 के तहत हमारा राज्यपाल जो है वो रिट जारी करते हैं। और कितना रिट जारी करते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा टोटल 5 रिट जारी करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा है प्रतिषेध, ये हमारा एक क्या कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर रिट है वो प्रतिषेध रिट है, 5 में से एक है। और परमादेश भी है, अधिकार परीक्षा भी है। लेकिन व्यादेश की बात करें तो ये व्यादेश हमारा जो है, जो हमारा रीट नहीं है, 5 रीट में से ये नहीं आता है। अब और यहाँ पर हमारा 3 रीट हो गया। अब याद रखिएगा और 2 रीट कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पर बता देता हूँ आप लोग को। एक रीट और आप लोग याद रखिएगा, एक रीट होता है प्रतिशोध। एक प्रतिशोध हमारा रीट हो गया, और एक है हमारा, याद रखिएगा आप लोग, एक प्रतिशोध हो गया और एक उत्प्रेषण है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 5 रिट जो है जो जारी किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। वो क्या क्या, हमारा प्रतिषेध हो गया, फिर हमारा परमादेश हो गया, फिर हमारा यहाँ पर अधिकार परीक्षा हो गया, प्रतिशोध हो गया और उत्प्रेषण हो गया। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं कौन कौन? तो राष्ट्रपति और कौन बोल रहे हैं, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 32 के तहत और राज्यपाल आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करते हैं। यहाँ पर आप लोग को कवर हो गया है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर अपना प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ घटना दिया गया है, कुछ आंदोलन दिया गया है, इसमें क्या करना है, इसको सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ क्या दिया गया है, इसका जो समय दिया गया है वो नीचे के दिया गया है, और ए बी मतलब ए बी 2 3 करके, और जो ABCD करके वहाँ पर घटना का नाम दिया गया। तो यहाँ पर मिलान करना कि कौन सा जो घटना है कब हुआ था। तो आप लोग को बता दूं, जो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ है ये 1918 ईस्वी में हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा। और खेरा सत्याग्रह ये भी 1918 ईस्वी में हुआ है। बात करें यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये 1919 में हुआ है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग अगर मिलान करें तो हमारा जो डी का हो जाता है, डी का आप लोग देखें तो डी 1917 कौन सा ऑप्शन में, तो 1917 देखिए एक में, तो डी का एक कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मात्र एक ही ऑप्शन में ऐसा है जो कि डी का एक है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं,
टिक मार सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार आप लोग कम समय में इस प्रकार टिक लगा सकते हैं। अगर कोई एक पकड़ ले, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पकड़े कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है, अर्थात डी जो हमारा यहाँ पर है ऑप्शन, उसका आंसर होना चाहिए 1। तो डी का मिलान 1 से होना चाहिए, और डी का मिलान देखिए मात्र एक ही ऑप्शन में 1 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मगर बाद आप लोग मिलान कर लीजिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर अपना है प्रश्न संख्या 4, और प्रश्न संख्या 4 में पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो कि नेपाल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ग्रेट हिमालय हमारा नेपाल से संबंधित है, सही बात है। यहाँ पर महाभारत श्रृंखला ये भी नेपाल से संबंधित है, और हमारा जो शिवालिक श्रृंखला है आप लोग याद रखिएगा ये भी नेपाल से संबंधित। लेकिन बात करें हम लोग अराकान योमा, तो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला आप लोग याद रखिए ये कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिए ये जो पर्वत श्रृंखला है ये म्यांमार में स्थित है। तो याद रखिएगा पूछा जाता है प्रश्न कि अराकान योमा जो हमारा पर्वत श्रृंखला ये किस देश में स्थित है। म्यांमार में देश में स्थित है। यहाँ पर हमारा जो कथन था, सॉरी प्रश्न था कि कौन सी श्रृंखला जो नेपाल से संबंधित नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये कहाँ से संबंधित रखता है, तो ये म्यांमार से संबंधित रखता है। मतलब ये कहाँ का जो क्या कह सकते कहाँ का यह पर्वत श्रृंखला है, तो ये म्यांमार का पर्वत श्रृंखला है अराकान योमा, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। और आप लोग बता दूं कि जो हमारा म्यांमार है इसका पुराना नाम क्या है, तो ये म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा म्यांमार है उसका प्राचीन नाम जो है वो क्या था, प्राचीन नाम म्यांमार का था बर्मा, और जो हमारा इस अभी तो राजधानी म्यांमार का नयपैदा है। लेकिन अगर बात करें हम लोग प्राचीन राजधानी जो था जिसका नाम बर्मा था उस टाइम, तो बर्मा की प्राचीन राजधानी जो है वो रंगून था, जहाँ पर जो हमारा अंतिम मुगल बादशाह है, कौन मुगल बादशाह अंतिम, आप लोग याद रखिएगा बहादुर शाह जफर, उसी को वहाँ पर दफनाया गया। अर्थात आप लोगों को पूछा जा सकता है कि जो हमारा अंतिम मुगल बादशाह है उसका मकबरा कहाँ पर बना हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा म्यांमार में, कहाँ पर, तो रंगून में बनाया हुआ। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है आप लोगों की कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। तो आप लोग याद रखिए जो हमारा यहाँ पर प्राक्कलन समिति है इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो सत्ताधारी का ही बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति। और आप लोग याद रखिए प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्य जो है वो लोकसभा का ही होता है। लेकिन बात करें यहाँ पर हम लोग लोक लेखा समिति का, तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष के नेता का होता है। मतलब जो हमारा सत्ताधारी दल है उसका नेता ना होकर विपक्ष दल का नेता होता है। और यहाँ पर बात करें हम लोग कि जो हमारा लोक समिति है इसमें टोटल कितना सदस्य होता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसमें टोटल 22 सदस्य होता है। कितना सदस्य होता है, तो 22 सदस्य होता है। और आप लोग याद रखिएगा 22 में से आप लोग का 15 लोकसभा से रहता है और 7 जो है वो राज्यसभा से रहता है सदस्य। लेकिन बात करें यहाँ पर तीसरा जो हमारा समिति है सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें भी कितना सदस्य रहता है, इसमें भी 22 सदस्य ही रहता है, और 15 लोकसभा का रहता है, और 7 कहाँ से रहता है, तो राज्यसभा का सदस्य रहता था। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो आप लोग याद रखिए जो ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया है भारत ने, ये इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ही चलाया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडोनेशिया। और आप लोग याद रखिएगा इंडोनेशिया का जो अभी राजधानी क्या है वो जकार्ता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, इसमें पूछा जा रहा है कि मालविका अग्निमित्रम, तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे। तो आप लोग याद रखें मालविका अग्निमित्रम जो लिखा गया है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री, उसके बाद यहाँ पर डाइडेक्ट दिया गया इसके बारे में, यहाँ पर जिसका निर्वाचन किस तरह होता है वो बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है, तो ये गलत है। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर है भारत राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति द्वारा इसका निर्वाचित नाम का क्या होता है, नियुक्ति होता है। क्या होता है, नियुक्ति होता है। उसके बाद यहाँ पर देखा तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो हमारा यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है कि लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर ऑप्शन की बात करें तो हमारा सी और डी दोनों सही हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत किया ही जाता है प्रधानमंत्री का, सॉरी मनोनीत नहीं, नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और यहाँ पर जो हमारा लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर आप लोग को याद रखिएगा जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन लिया जाता है, यहाँ पर
कोई एक ही ऑप्शन रहेगा और इसका राइट आंसर जो दिया जाता है वो ऑप्शन नंबर सी खास करके दिया जाता है कि इसका जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ना कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है। तो आप लोग याद रखिए राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति होता है प्रधानमंत्री का, इसका जिक्र किस आर्टिकल में है, तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 75 में जिक्र है कि जो प्रधानमंत्री का नियुक्ति होगा वो किसके द्वारा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच वो वुड ऑपरेशन भारतीय इतिहास में किस के क्षेत्र से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो यहाँ पर इसके अनुसार आप लोग देखें तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा। तो ये चार्ल्स वुड या वुड का डिस्पैच जो हमारा है, जो हमारा डिस्पैच या वुड ऑपरेशन, ये किससे संबंधित, आप लोग याद रखिए शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि खमसीन जो हमारा निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा खमसीन है वो मिस्र का एक गर्म और शुष्क जो है पवन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो आप लोग को पता है कि जो हमारा अनुसूची है, टोटल कितना अनुसूची, आप लोग याद रखें हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची, उनमें से आप लोग का जो 7वां अनुसूची है उसमें 3 प्रकार के जो सूची है उसका वर्णन है। तो कौन कौन सा 3 प्रकार का सूची है, तो आप लोग याद रखिएगा एक संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया और हमारा एक समवर्ती सूची है। तो इन तीनों सूची का जिक्र जो हमारे संविधान के जो अनुसूची नंबर 7 है उसमें जिक्र है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि संघीय सूची इनमें से कौन से सम्मिलित नहीं है, तो आप लोग याद रखिए जो हमारा यहाँ पर रक्षा जो है हमारा क्या है, संघीय सूची संबंधित है, रेलवे भी है और आरबीआई हमारा संघीय सूची संबंधित है। लेकिन हमारा जो स्थानीय स्वशासन है ये संघीय जो सूची में ना होकर यह राज्य सूची में इसका जिक्र है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जिक्र जो राज्य सूची में है ना कि संघ सूची में। और आप लोग को बता दूं कि अभी वर्तमान में जो हमारा संघ सूची में टोटल विषय है वो टोटल 100 विषय है, और बात करें हम लोग राज्य सूची में तो राज्य सूची में टोटल 61 विषय है और समवर्ती सूची में टोटल 62 विषय है। इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 12 में कि जयप्रकाश पुल जिसको हम लोग जेपी सेतु बोलते हैं निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित रहती है। तो सब कोई जानता है, अगर बिहार के आप लोग आए तो आप लोग पता है कि जो हमारा पटना से लेकर सोनपुर को जोड़ता है जयप्रकाश पुल, ये जो है वो गंगा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। उसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी। तो आप लोग याद रखें गुजरात के भुज में जो विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति हुई थी वो 2001 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2001। और यहाँ पर अपना नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो है वो कब की गई थी। तो आप लोग याद रखिए भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो है वो 1917 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और आप लोग को बता दूं कि जो भारत में पहली बार जनगणना हुआ था वो कब हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था। पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और जो हमारा नियमित रूप से जो जनगणना स्टार्ट हुआ वो 1881 ईस्वी से स्टार्ट हुआ और किसके समय से, तो आप लोग याद रखिए रिपन के कार्यकाल में ये स्टार्ट हुआ था। इस पर आप लोग यहाँ पर 3 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। पहला तो हमारा हो गया हमारा जो जनगणना स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1872 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में पहली बार हुआ था। उसके बाद जो हमारा जो कंटिन्यू बना रहा, जो आप लोग को पता है कि प्रत्येक 10 साल में होता था पहले, तो जो कंटिन्यू बना रहा ये किसके कार्यकाल में, तो आप लोग याद रखिए रिपन के कार्यकाल में। और जो हमारा यहाँ पर है 1881 में कंटिन्यू बना रहा। उसके बाद हमारा जो आर्थिक जनगणना है वो पहली बार कब हुआ था, तब याद रखिए 1977 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 15 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 में जो हमारा समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तार है, तो राष्ट्र गुप्तार समाचार पत्र जो है हमारा, जो कि जिसका अर्थ होता है सच बताने वाला, का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से संबंधित है। तो आप लोग को बता दें जो राष्ट्र गुप्तार जो लिखा गया समाचार पत्र ये किसका समाचार पत्र है, तो आप लोग याद रखिएगा समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी द्वारा जो हमारा यहाँ पर निकाला गया समाचार पत्र है। और यहाँ पर हमारा बता दें आप लोगों को जो हमारा दादा भाई नौरोजी जो वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो जो हमारा पारसी धर्म से संबंधित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारसी धर्म। तो यहाँ पर पूछा गया था राष्ट्र गुप्तार का संबंध किस धर्म से, ये हो जाएगा पारसी धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 पूछा जा रहा है अरुण 3 जल परियोजना का निम्नलिखित में से किस देश से
किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखिएगा अरुण 3 जो जल परियोजना है ये नेपाल देश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 17 पूछा जा रहा है आप लोगों को कि भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा जो हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसे ये इसका आयोजन जो है नागालैंड में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप लोग बता दूं जो हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कब से कब तक मनाया जाता है? आप लोग याद रखिए 1 से 10 दिसंबर के तक मनाया जाता है। मतलब ये भी प्रश्न पूछा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो जिसको हम लोग त्योहारों का त्योहार कहते हैं ये कितना दिन चलता है? तो ये 10 दिन तक त्योहार मनाया जाता है और इसे आप लोग क्या बोलते हैं? तो त्योहारों का त्योहार बोलते हैं। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह देते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग के लिए सलाह कौन देते हैं? यहाँ पर हम लोग का 4 ऑप्शन है, वर्धमान महावीर हो गया, विश्वामित्र हो गया, गौतम बुद्ध हो गया और वशिष्ठ मुनि हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा ही अष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया गया, इसी के द्वारा ये जो है जो कि अष्टांगिक मार्ग दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आप लोग याद रखिए 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं INC, इसका जो अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। और आप लोग को बता दूं कि इसकी जो अध्यक्षता किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका अध्यक्षता की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कराची। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 उसमें पूछा जा रहा है आप लोग प्रश्न संख्या 20 में कि निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो आप लोग याद रखिए बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उस टाइम जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न रहता है प्रश्न संख्या 21 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो इनमें से किसमें जो है जिसमें कि योगदान किसका नहीं था? लॉर्ड कर्जन का नहीं था। तो यहाँ पर बात करें हम लोग तो 4 ऑप्शन है, पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना बुनियादिक सुधार और सती प्रथा पर रोक। तो यहाँ पर बात करें हम लोग ऑप्शन नंबर डी का सती प्रथा पर रोक के बारे में, यहाँ पर जो है इसका किसका क्या कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन का इसमें योगदान नहीं है सती प्रथा पर रोक पर। और इसमें किसका योगदान आप लोग याद रखिए विलियम बेंटिक का, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हमारा है इसका जो है क्या है योगदान है किसमें? तो सती प्रथा पर रोक पे, ना कि कर्जन का है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 22 में कि पोक्कली धान जो हमारा पोक्कली धान है एक चावल का क्या है? पोक्कली धान से आप लोग पता है चावल निकलता है। और यहाँ पर जो हमारा पोक्कली धान है आप लोग बता दें पोक्कली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। किसका संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आप लोग बताना है किस राज्य से संबंधित है पोक्कली धान। तो आप लोग बता दें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। तो केरल राज्य से संबंधित है हमारा पोक्कली धान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अनुच्छेद 26 से संबंधित है ये क्या धार्मिक कार्यों के प्रबंध से। तो आप लोग बता दूं जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है वो 25 से 28 तक में जिक्र है, मतलब आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और हमारा यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि जो हमारा 14 साल से कम के बच्चे हैं उससे हम लोग क्या कर सकते हैं जो खतरनाक काम है उसको नहीं खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, अर्थात उससे हम लोग खतरनाक काम नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 24 में यही जिक्र है 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो खतरनाक काम में उसको नहीं रख सकते। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर प्रश्न संख्या ऑप्शन 23 ऑप्शन सी इसमें पूछा जा रहा है आप लोग अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 में जो हमारा जिक्र है वो आप लोग याद रखिएगा जो हमारा बलात्श्रम है और जो मानव का दुर्व्यापार किया जाता है उससे संबंधित आर्टिकल जो हमारा है वो कौन सा है? तो जो हमारा सी है अनुच्छेद 23 है। और हमारा अनुच्छेद 28 की बात करें तो अनुच्छेद 28 में जिक्र है कि जो भी संस्थान जो कि सरकारी पैसों से चलता है, जो भी हमारा एजुकेशन का संस्थान है, शिक्षा संस्थान है जो कि सरकारी फंड से चलता है, उसमें वहाँ पर जो हमारा धार्मिक जो शिक्षा है वो नहीं दिया जाएगा। तो धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा किसमें? जो कि सरकारी संस्थान है। इसलिए इसका यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 28 भी हम लोग जिक्र कर लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया अनुच्छेद 26।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 और प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ट्यूरिंग अवार्ड आप लोग याद रखिएगा, ये संबंधित है कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से। एआई क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, और कंप्यूटर विज्ञान तो आप लोग बता ही हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ये हुआ था दिसंबर 1946 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1946 ईस्वी में। प्रश्न पूछा, ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था किस मिशन के तहत हुआ था। तो आपको याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के तहत ही हुआ था, और ये 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है कि पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्न से किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखिए तीजन बाई जो है गायन से संबंधित है, और कौन से गायन? तो आप लोग याद रखिएगा पिंडवानी गायन जो है इसी से संबंधित है। कौन? तीजन बाई जी। और ये कहाँ की है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 की सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो आप लोग याद रखिए सेबी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग बता दूंगे सेबी का जो स्थापना किया गया है वो कब किया गया था। आप लोग याद रखिएगा सेबी का स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया है। और जो हम लोग बात करें यहाँ पर कि सेबी का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है। तो आप लोग याद रखिए सेबी का वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बूच है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है आप लोग को प्रश्न 28 में कि जल राशि जो कि स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती हुआ है। तो आप लोग याद रखिए वो जो वह जल राशि जो वो बिस्के की खाड़ी है। तो बिस्के की खाड़ी जो है वो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 28 नंबर प्रश्न तक कवर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा अपना यहाँ पर प्रश्न संख्या 29, और प्रश्न संख्या 29 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। तो आप लोग याद रखिए हिप्पोकैम्प, और इसको और हम लोग कह सकते हैं एक और ग्रह है, सॉरी उपग्रह है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइटन। ट्राइटन याद रखिए टाइटन नहीं, ये ट्राइटन है। तो ट्राइटन जो उपग्रह है और हिप्पोकैम्प उपग्रह, ये दोनों उपग्रह किसका है। तो आप लोग याद रखिएगा इसी को शायद नाम टाइटन है। तो ये दोनों उपग्रह जो ये नेपच्यून अर्थात वरुण का उपग्रह, किसका उपग्रह है आप लोग याद रखिएगा वरुण का उपग्रह है हमारा हिप्पोकैम्प वो ट्राइटन। अब बात करें यहाँ पर एक होता है टाइटन, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक ट्राइटन है एक टाइटन है। तो टाइटन उपग्रह जो ये शनि का है, क्योंकि ट्राइटन जो है वरुण का है, और हमारा एक आता है टाइटेनिया। तो टाइटेनिया जो उपग्रह है ये अरुण का है। किसका? अरुण, अर्थात हम लोग उसको बोलते हैं यूरेनस भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं अरुण। तो अरुण का जो उपग्रह है वो टाइटेनिया। तो यहाँ पर आप लोग इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, 3 प्रकार का आप लोग को उपग्रह बताए, तीनों एक समान है। तो हमारा यहाँ पर जो है ट्राइटन हो गया वरुण का, टाइटन हो गया शनि का, और टाइटेनिया ये हो गया अरुण का। और आप लोग याद रखिए फोबोस डिमोस 2 उपग्रह है, ये किसका है? तो इसका आप लोग जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 30 पूछा जाए आप लोग को प्रश्न संख्या 30 में कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखिए ब्लू माउंटेन पर्वत जो स्थित है वो भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा जो हमारा मुरलेन जो है ये भी कहाँ स्थित है? मिजोरम में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 31 यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 में पूछा जा रहा है कि कारकोता राजवंश का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस इतिहास से संबंधित, किसके इतिहास से संबंधित है। आप लोग याद रखें कोसे कारकोता कोसे कश्मीर। तो कारकोता राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कौन सा कथन सत्य बताना है। तो कथन एक है हमारा कि यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल थी, सही कथन हमारा है। इसकी उड़ान 290 किलोमीटर तक है, तो ये भी कथन हमारा सही है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर कथन नंबर 3 का कि यह पराध्वनिक गति से चलती है, ये भी हमारा कथन सही है। फिर हमारे यहाँ पर चौथा कथन है दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है, ये भी हमारा कथन सही है। इसका इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 2 3 4 ये सभी कथन हमारा सही दिया गया इनमें से। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 33 पूछा जा रहा है आप लोगों को कि इसमें से सार्क का सदस्य देश कौन सा है। तो सार्क का सदस्य आप लोग को पहचानना है। तो सार्क का सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसका जो स्थापना है सार्क का वो 1985 ईस्वी में हुआ है। तो सार्क का स्थापना 1985 ईस्वी में और हुआ है, और इसकी वो हम लोग दक्षेस भी बोलते हैं।
कभी कभी पूछेगा आप लोग दक्षेश, तो दक्षेश आप लोग याद रखिएगा सार्क को ही बोलते हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आप लोग याद रखिएगा, हेड क्वार्टर, और इसका मतलब जो हमारा क्या कर सकते हैं, हेड क्वार्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग याद रखिएगा। तो हेड क्वार्टर अर्थात हमारा जो मुख्यालय है, जिसका मुख्यालय जो सार्क का है वो कहाँ स्थित आप लोग याद रखिए, काठमांडू में है। और काठमांडू आप लोग पता है कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो यहीं पर हेड क्वार्टर अर्थात मुख्यालय किसका, दक्षेश का। इसका स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें इसमें टोटल सदस्यों की संख्या जो है वो 8 सदस्य। कौन कितने देश इसमें आए, तो 8 देश हैं, अर्थात 8 देश जो इसका सदस्य है। 8 देश लिख लीजिए, इसमें सदस्य नहीं लिखिएगा। तो 8 देश इसमें सदस्य है, किसमें, तो दक्षेश में। और यहाँ पर हम लोग बात करें कौन कौन सा वो 8 देश है, तो आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं। बांग्लादेश एक देश हो गया हमारा, भूटान हो गया, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है, लेकिन यहाँ पर हमारा ईरान नहीं है। ईरान जो हमारा वो दक्षेश का जो मेंबर नहीं है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर हमारा 5 मेंबर हो गया, और 3 मेंबर और कौन कौन सा है, तो आप लोग याद रखिए, एक हमारा भारत भी इसका मेंबर है, और एक हमारा यहाँ पर छूट गया है मालदीव। तो मालदीव हमारा जो एक दक्षेश का ही सदस्य है। और एक है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी हमारा क्या है, दक्षेश का ही सदस्य है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल 8 सदस्य हो गया हमारा, जो कि किससे संबंधित है, तो सार्क देश का सदस्य है। जिस पर आप लोग प्रश्न यहाँ पर किसी प्रकार पूछा जाएगा सार्क से, आप लोग जवाब दे सकते हैं। और बात करें हम लोग बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश में स्थित है। और बांग्लादेश में कहाँ, तो ढाका में। और बात करें हम लोग यहाँ पर कि बिम्स्टेक का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, तो इसे भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न तो प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 34 में कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग याद रखें, नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाला फेंक। और आप लोग को बता दूं कि भाला फेंक दिवस मनाया जाता है कब, तो 7 अगस्त को। और आप लोग याद रखिएगा 7 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा हथकरघा दिवस। तो हथकरघा दिवस भी कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। और भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 35 पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 35 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। तो जो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो चुना जाता है, उसकी क्या क्या योग्यता है, उसके बारे में क्या कौन सा कथन गलत है वो चुनना है। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये बात सही है। अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर उसका उम्र जो है वो 35 वर्ष का पूर्ण कर चुका, मतलब मिनिमम आयु उसका 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये भी कथन हमारा जो हमारा ऑप्शन है सही है। उसके बाद यहाँ पर वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, ये गलत दिया गया। अगर वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के अर्हित नहीं है तो भी वो उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है कि वह कोई लाभ पद का धारण नहीं है, तो ये भी सही है हमारा। वो किसी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए, तभी वो उपराष्ट्रपति के पद के रूप में चुना जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो योग्यता इसके किसके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा प्रश्न संख्या 36, सियाचिन हिम नदी स्थित है, तो आप लोग याद रखिए सियाचिन हिम नदी जो स्थित है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 37, पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 37 में कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो हमारा जल दिवस है वो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और 22 मई को जो हमारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस हो गया, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। और आप लोग को पता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। और उसका स्थापना जो हुआ था बिहार का वो 1912 ईस्वी में। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 38 पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 38 में कि बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है, तो आपको याद रखिए बेरीनाग झील जो हमारा वो झेलम नदी जो हमारा है इसका उद्गम स्थल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बेरीनाग। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 39 पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 39 की राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वो कौन सा है, ये है हमारा बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 40 पूछा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1845 से 46 ईस्वी में प्रथम जो हमारा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 41 पूछा जा रहा है कि
रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। रंगाथिट्टू जो हमारा पक्षी अभयारण्य है ये स्थित है कहाँ पर, तो आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित है रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। तो याद रखिए आप लोग, रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 42 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 42 में कि बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना वर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो हमारा है वो लिखी गई है, तो आप लोग याद रखिएगा। जो हमारा एन्ना वर्नस है इसके द्वारा लिखित पुस्तक जो कौन सा है, तो आप याद रखिएगा मिल्क मैन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। मिल्क मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, एन्ना वर्नस ने। और यहाँ पर ये जो है बुकर पुरस्कार भी ये प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 43 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 43 में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। आप लोग याद रखें अनुच्छेद 127 में राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 127 के तहत जारी करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पर देखें तो कौन सा आ रहा है यहाँ पर अध्यादेश, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 127 में किसका शक्ति, तो राष्ट्रपति का। और अगर बात करें यहाँ पर जो हमारा राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी करते हैं वो कौन सा आर्टिकल के तहत, तो 213 के तहत। तो आर्टिकल 213 के तहत कौन राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे और 123 के तहत राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 44 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 29 अगस्त 1947 ईस्वी में गठित प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे। बी आर अम्बेडकर हमारा सदस्य भी थे और इसका अध्यक्ष भी यही थे। और जो हमारा यहाँ पर सैयद सादुल्ला था ये भी इसके सदस्य, के एम मुंशी भी है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसके सदस्य नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन थे, तो नेचुरल हिस्टोरिका जो लिखा गया है, सॉरी नेचुरल हिस्टोरिका होना चाहिए, ये जो लिखा गया है वो प्लिनी के द्वारा लिखा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 46 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 46 में कि पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कथन सत्य है। तो कौन कौन सा कथन सत्य है पंछी के बारे में बताना है, तो हमारा कथन नंबर 1 ये इजराइल के उत्पाद यही गलत है। तो हमारा ये गलत क्यों है, क्योंकि ये जो उत्पाद है पंछी, सबसे पहले आप लोग बता दें पंछी है क्या, तो आप लोग याद रखिएगा पंछी जो एक मानव रहित ड्रोन विमान है। क्या है, एक मानव रहित, मतलब उसमें मानव का कोई जरूरी ही नहीं है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस पर ड्रोन को हम लोग यहाँ से मतलब क्या कर सकते हैं, हाथ में रहता है एक प्रकार का क्या मैनेज करने वाला एक डिवाइस रहता है, उसी से हम लोग ड्रोन को क्या करते हैं मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर इसमें मानव का कोई जरूरी नहीं पड़ता है, सिर्फ यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं चला सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं मानव रहित एक ड्रोन विमान है पंछी, और ये भारत का उत्पाद है ना कि इजराइल का। और यहाँ पर हमारा जो कथन 2 है ये निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है, तो ये भी सही है। और हमारा यहाँ पर इनमें से कैमरा का तथा लेजर उपकरण लगे, ये भी सही है। और यह भारत का उत्पाद है, ये भी सही। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2, 3, 4 जो हमारा कथन है वो सही है, लेकिन हमारा कथन नंबर ये गलत दिया गया था कि इजराइल का उत्पाद, ये भारत का उत्पाद है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 47 प्रश्न संख्या 47 में आपको पूछा जा रहा है कि इंटेंसिफाइड जिसको हम लोग बोलते हैं तीव्र मिशन इंद्रधनुष का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष जो वो टीकाकरण से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टीकाकरण। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न 48 पूछा प्रश्न 43 में कि जो हमारा निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे, तो आप लोग याद रखिए गोपुरम जो आप लोग को दिखेगा मंदिर में वो दक्षिण भारत के मंदिरों में दिखता है। यहाँ पर देखिए अपना जो ऑप्शन नंबर डी है शिव मंदिर चिदम्बरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये दक्षिण भारत के एक मंदिर में, यहाँ पर आप लोग गोपुरम देखने को मिल सकता है। तो गोपुरम जो हमारा दक्षिण भारतीय मंदिरों में पाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से 49वां प्रश्न हमारा है कि आरबीएल, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ है। तो आरबीएल का सबसे पहले आप लोग को फुल फॉर्म जान लेना चाहिए। तो आरबीएल का फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद रखिएगा आरबीएल एक क्या हमारा एक लिमिटेड है, इसको फुल फॉर्म होता है कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड। तो आप लोग याद रखिएगा रत्नाकर बैंक लिमिटेड जो आरबीएल का फुल फॉर्म हो गया। तो पूछा जा रहा है इसका जो कार्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखिए इसका कार्यालय जो है वो स्थित है कहाँ पर, तो मुंबई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा मुंबई में इसका कार्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 50 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 50 में कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का
प्रावधान किया। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा परंतु संहिता की बात हो जाता है, वैसे आप लोग क्या कौन सा मार दीजिएगा, ठीक। तो भारत शासन अधिनियम 1935 मार सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये जिक्र है। और जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और जो हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 51, और ये हमारा आ गया साइंस का प्रश्न। तो साइंस का प्रश्न हमारा है कि विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत विभवांतर का SI इकाई आप लोग याद रखिएगा, ये होता है वोल्ट। और जूल हमारा हो गया कार का मात्रक, और जूल हमारा एक ऊष्मा का भी मात्रक है। और कूलाम जो हमारा वो आवेश का मात्रक, एम्पियर हो गया हमारा विद्युत धारा का मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 52 पूछा जा रहा है कि निम्न से कौन अधातु कमरे के ताप पर तरल होते हैं। अधातु जो कि कमरे के ताप पर तरल होता है वो होता है ब्रोमीन। लेकिन अगर पूछा जाए कि धातु जो कि कमरे के ताप पर तरल होता है वो हो जाता पारा। धातु पूछा जाता है पारा हो जाएगा, और वो धातु हमारा ब्रोमीन है, जो कि जो दोनों हमारा क्या है कि कमरे के ताप पर तरल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 53 पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 53 में कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है। तो ये परिभाषित करता है, तो ये जो हमारा है इसका ये परिभाषित करता है दाब को। और आप लोग को पता है कि दाब बराबर जो फार्मूला होता है, प्रेशर बराबर वो होता है फोर्स बाय एरिया। तो हमारा दाब बटे क्षेत्रफल जो इसका फार्मूला होता है, सॉरी दाब नहीं, बल बटे क्षेत्रफल जो हमारा वो फार्मूला होता है किसका, दाब का। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा दाब, क्योंकि पूछा गया कि इकाई सतह क्षेत्र पर लगने वाला बल, तो हमारा फोर्स बाय एरिया पूछा जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा दाब, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 54 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है। तो हमारा चूना पत्थर को निरूपित करता है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हमारा यहाँ पर जो सी है वो ये कली चूना है, मतलब अनबुझा चूना हुआ है, बिना बुझा हुआ चूना है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 55 पूछा जा रहा है कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। ये अपवर्तन के कारण होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न है कि पूछा जा रहा है प्रश्न 56 में कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जिसमें कौन सा कथन सही नहीं, तो हमारा यहाँ पर देखिए तो इथेनॉल कमरे के तापमान तरल होता है, सही है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल का, तो ये भी सही है। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। और हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इथेनॉल पानी में घुलता नहीं, ये गलत है, क्योंकि इथेनॉल जब पानी में घुलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 56 प्रश्न कर लिए हैं, जो कि हमारा आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तो आप लोग अच्छी तरीके से प्रकार बने रहिए एग्जाम के पर्पज़ से, तैयारी के पर्पज़ से। तो एग्जाम आप लोग को अच्छी तरीके से फोड़ना है, तो आप लोग जीके जीएस के साथ साथ मैथ्स रीजनिंग भी डेली प्रैक्टिस करते रहिए। और वीडियो आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा मैथ्स रीजनिंग आप लोग यूट्यूब पे मिल सकता है। क्लास भी किसी का किया तो बहुत अच्छी बात है। और ट्रिक भी सिखा कीजिए मैथ के लिए, शॉर्ट ट्रिक जितना अच्छा, मतलब कम टाइम में बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक ही आप लोग के लिए बेहतर होगा। तो ट्रिक भी सिखा कीजिए मैथ के लिए। और रीजनिंग तो आप लोग को कवर हो ही जाता होगा, लगभग 50 में से 45-40 तो सब कोई बना ही लेता है रीजनिंग। रीजनिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेन बात है आप लोग का मैथ अच्छी तरीके से कवर करिए। और जीके जीएस जो हमारा है वो पोर्शन देख लीजिएगा। तो जो हमारा आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।